देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पंजाब की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद की नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उनके मीडिया सलाहकार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। यही नहीं, उन्होंने पंजाब में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन की भी बात कही है। हालांकि इसके लिए उन्होंने किसानों के मुद्दा सुलझने की शर्त भी रखी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके बताया, जल्दी किसानों समेत पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा। अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का समाधान किया जाता है तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद है। मैं अपने लोगों और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित बनाने तक चैन की सांस नहीं लूंगा। पंजाब को राजनीतिक स्थिरता, आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत है। मैं अपने लोगों से वादा करता हूं कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा, क्योंकि आज दोनों खतरे में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने क्या कहा, यह सुन लेते हैं। प्री इलैक्शन अलायंस आ किते पोस्ट इलैक्शन अलायंस आ, इन्हां नूं तां क्लैरिटी हैगी आ, मैनूं भी क्लैरिटी हैगी, साडी पार्टी नूं भी क्लैरिटी हैगी आ, तुहानूं हुण हौली हौली पता लगना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि अगर कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी बनती है तो उसे बीजेपी की बी टीम समझो। नवी पार्टी जिहड़ी बनी हैगी कि तुसीं इहनूं बीजेपी टीम भी समझो। वेरी सून जिवें अपनी बनी सी एक टाइम से पीपीपी पार्टी में वो कांग्रेस टीम भी कहती सी, वो वित्त मंत्री साहब आप शामिल हो गए, भी कुछ समय की गल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 9वें दिन भी जंगल में घिरे आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे वहां पहुंचे, जिनके सामने ही इस ऑपरेशन में जुटे जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों पर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। इस जवाबी कार्रवाई से पूरा जंगल गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच से धुआं उठता भी दिखाई दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की हर हलचल पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई, ताकि सुरक्षा बल को आतंकियों की सटीक लोकेशन के बारे में बताया जा सके। इसी बीच एलओसी पर हालात का जायजा लेने पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे पुंछ भी गए, जहां उन्होंने आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो उधमपुर रवाना हो गए। खबर है कि जंगल में छिपे इन आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ तेज कर दी गई। साथ ही आतंकियों के जल्द खात्मे के लिए जवानों ने उनकी घेराबंदी और कड़ी कर दी, ताकि आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका न मिल पाए। एहतियात के तौर पर सुरक्षा बल ने जंगल के आसपास के इलाके में बसे लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की और इन लोगों को यह सलाह भी दी है कि वो अपने पालतू जानवरों को वापस घर ले आए। इसके अलावा मुठभेड़ वाले इलाके के सभी रास्तों को सील कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बादल फटते हुए साफ देखा जा सकता है। दावा है कि एक पर्यावरणविद ने बादल फटने का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक खास जगह पर बादल से जमकर पानी बरस रहा है। वहीं बादल फटने से तिस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर जा पहुंचा है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तरी बंगाल में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार से लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई पर्यटन स्थलों पर लोगों के फंसे होने की खबर है। चमोली में नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया और पूरी ताकत से बहता हुआ दिखने लगा। शहर में पहाड़ पर बने एक मकान के टूटने का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। पहले मकान के एक ओर की दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई। थोड़ी ही देर में आगे की तरफ दिख रही सीढ़ियां भी ढेर हो गई, लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा मलबा बनकर लगातार सरक रहा था, जिसकी वजह से आगे बना हुआ एक कमरा भी मलबे के साथ सड़क पर पहुंच गया। ऋषिकेश में भी बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई, जहां गंगा नदी उफान पर है और सभी घाट पानी में डूबे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर डेंजर लेवल के आसपास बह रहा है। ऋषिकेश के ही एक गांव से एसडीआरएफ के एक रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें सामने आई। बाढ़ के बीच फंसे करीब 25 लोगों को निकालने के लिए बचाव कर्मी नाव से पहुंचे। फिर एक रस्सी फंसे हुए लोगों के पास फेंकी गई, जिसे पहले से वहां मौजूद कुछ बचाव कर्मियों ने पेड़ से बांध दिया और फिर धीरे धीरे लोगों को नाव पर पहुंचाया गया।
और राज्य में तबाही की ये तस्वीरें तब बनी जब अक्टूबर में ही लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। ये वो वक्त है जब उत्तराखंड में देश भर से पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हुआ था, जिसकी वजह से बारिश के बाद जगह जगह से लोगों के फंसे होने की खबरें सामने आईं। रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास कुछ रिजॉर्ट भी जलमग्न हो गए। कोसी नदी में पानी इतना बढ़ा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई दिखने लगी। रिजॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। रामनगर में एक गांव तो पूरी तरह टापू बन गया। करीब 25 मकानों में लोग फंस गए, जिनकी जान बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। पीछे देख सकते हैं सुंदर खाल गांव में कोसी नदी ने अपना कहर बरपाया है। यहाँ 20 से 25 मकान इसकी जद में आ गए हैं। दमकल विभाग और पुलिस की मदद से एसडीआरएफ की टीम ने नावों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। धीरे धीरे कोसी नदी की लहरों के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला जाने लगा, जबकि थोड़ी ही देर में सेना का हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच गया, जिसकी मदद से कई फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। जबकि नैनीताल भी ऐसे ही शहरों में है जहां बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद नैनीताल की सड़कों पर सैलाब दिखने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे सड़कों पर ही झीलें उतर आई हों। सड़कों के किनारे वाटरफॉल की तरह पानी गिरता हुआ दिख रहा है। शहर की ज्यादातर अहम जगहों पर पानी का कब्जा है। सड़कों पर खड़ी दुपहिया गाड़ियों के पूरे पहिए पानी में डूबे दिखे। ऊंची जगहों पर बनी पार्किंग में भी गाड़ियां सुरक्षित नहीं बची। कई गाड़ियों की तो केवल छत ही पानी से बाहर दिखने लगी। नैनीताल में बादलों के ब्रेक इस कदर फेल हुए कि मॉल रोड पर भी पानी पहुंच गया। कई साल बाद ऐसा मौका आया जब नैनीताल में मॉल रोड पर पानी भरा हो। नैनीताल की मॉल रोड है, उसमें इस तरह से पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग इस तरह से आवाजाही कर रहे हैं और जो झील का पानी है वो ऊपर आ गया है। नैनी झील का पानी बढ़ने से कई जगह लोग फंस गए। कुछ फंसे हुए लोगों को निकालने में सेना के जवान जुट गए। सैनिकों के पराक्रम का एक ऐसा वीडियो दिखा जिसमें जवान मानव श्रृंखला बनाकर खड़े दिखे, जिसके बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जा सका। खबर है कि जिन 36 लोगों को बचाया गया वो पिछले 48 घंटे से वहां फंसे हुए थे। जबकि ऐसा ही हाल राज्य के कुछ और हिस्सों में भी हुआ। अब तक राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की बाढ़ के कारण मौत की खबर है, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं जान के अलावा माल का भी बड़ा नुकसान हुआ। कहीं पुल टूट गया, कहीं रेल की पटरियां उखड़ गईं, जिनमें हल्द्वानी भी शामिल है। हल्द्वानी में रेल की पटरियों के नीचे से ही जमीन बह गई। नतीजा ये हुआ कि रेल की पटरी का एक बड़ा हिस्सा भी बहकर मलबे के साथ चला गया। हल्द्वानी में कुछ हाथियों के भी पानी के बीच फंसने का वीडियो सामने आया, जिन्हें बाद में वन विभाग ने बचा लिया। चंपावत में लोहे का एक भारी भरकम पुल नीचे गिर गया। भारी भरकम पिलर तो अपनी जगह पर खड़े दिखे, लेकिन उनके ऊपर से पुल नीचे गिरा दिखाई दिया। रामगढ़ में तो एक मकान की छत ऐसी गिरी कि मकान में रह रहे कई मजदूरों की मौत की वजह बन गई। हालांकि सरकार की हालात पर नजर है और तमाम एजेंसियों को राहत और बचाव के काम पर लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिन भर बैठकों में लगे रहे। नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां फंसे हुए लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की चमन पलानिया की खबर है कि विवाद सुलझाने के लिए बंद कमरे में एक बैठक हुई, जिसमें सिद्धू के रवैये से खफा होकर चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कह दी। यही नहीं, खबर है कि चन्नी ने दिल्ली से आए कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने और 2 महीने में परफॉर्म करके दिखाने की चुनौती भी दे दी। जयपुर में कुछ बदमाशों ने चांदी की कड़ों के लिए एक महिला की गर्दन काट दी। राजस्थान के जयपुर में कुछ बदमाशों ने चांदी की कड़ी लूटने के लिए एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने विरोध कर रही महिला की गर्दन समेत दोनों पैर काट दिए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बदायूं में दुल्हन को लेकर लौट रही कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे समेत 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इजराइल के गोताखोर को समंदर से 900 साल पुरानी एक बेशकीमती तलवार मिली है। विशेषज्ञों की माने तो 900 साल पुरानी इस तलवार की कीमत कई करोड़ों में हो सकती है। 2020 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग दौर के एक मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के लिए 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम इस मुकाबले में 20 ओवर में 9 विकेट पर 127 रन ही बना सकी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा अभ्यास मैच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमों का ये आखिरी अभ्यास मैच होगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे पार्थिव पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। पार्थिव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पार्थिव पटेल भारत के लिए 65 मैच खेल चुके हैं।
कुछ महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर बड़ा सियासी दांव चल दिया। इसका ऐलान पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किया। तो इस मौके पर लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं गाजे बाजे के साथ मौजूद दिखीं, जो न केवल प्रियंका पर फूलों की बारिश करती रहीं, बल्कि उनके नाम के नारे लगाती भी नजर आईं। प्रियंका दफ्तर के अंदर तैयार मंच पर पहुंचती उससे पहले ही वहां एक पोस्टर लगाया गया, जिसे यूपी चुनाव में कांग्रेस के महिला कार्ड से जोड़ा जाने लगा। और इसके बाद जो कसर बची थी, उसका ऐलान प्रियंका ने मंच पर मौजूद 10 में 3 महिलाओं की मौजूदगी में डंके की चोट पर किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। न्यूज 18 से बातचीत में प्रियंका ने इस ऐलान की वजह भी बताई। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। जाहिर है प्रियंका ने महिला कार्ड के जरिए यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। लेकिन जीत के लिए जिस आधी आबादी पर हर दिल की नजर है, उसकी तरफ कांग्रेस के कदम बढ़े तो सियासी गलियारों में खलबली महसूस की जाने लगी। फिर तो यूपी की सत्ता के तमाम दावेदारों ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया और प्रियंका गांधी के ऐलान को चुनावी हथकंडे से जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि बीते कुछ साल में महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना गया, इसलिए पहला बयान भी बीजेपी से ही आया। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस को नहीं जीवित रखना है, उन्हें अपने आप को, अपने परिवार को जीवित रखने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ रही हैं। प्रियंका के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी भी खुद को महिला हितैषी दिखाने की होड़ में शामिल हो गई, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर इसे कांग्रेस की चुनावी नौटंकी करार दिया। मायावती ने प्रियंका से पूछा कि कांग्रेस की सरकारें जहां-जहां हैं, वहां महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं मिला। दिल्ली के किशनगढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार में सवार शख्स को जान से मारने की इरादे से उस पर गोलियों की बरसात कर दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये घटना 2 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। उसमें साफ दिखा कि एक फॉर्च्यूनर बाजार के बीच से गुजर रही थी, तभी उस पर पीछे से 4 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से वहां हड़कंप मच गया और कार सवार किसी तरह वहां से भाग निकला। बताया गया कि उन बदमाशों के निशाने पर धामी पहलवान नाम का शख्स था, जो कि उसी कार में बैठा था। हालांकि इस हमले में गोलियों से छलनी उसका ड्राइवर हुआ और धामी बाल बाल बच गया। पुलिस ने सामने आए वीडियो के आधार पर कुछ ही घंटों के अंदर 4 बदमाशों को धर दबोचा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस को आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबर है कि जुलूस के दौरान किसी तरह की गड़बड़ न हो, इसके लिए वहां धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस और भीड़ के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही। हालात बिगड़ते देख बड़ी तादाद में पुलिस वालों को वहां भेजा गया, जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी उपद्रवियों को वहां से हटा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर ही नहीं, यूपी के कानपुर में भी इस मौके पर जुलूस में निकले लोगों ने खूब हंगामा किया। वहां प्रशासन ने हर तरह की रैली पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोग नहीं माने और वो सड़कों पर निकल आए। ईद मिलादुन नबी का ये जुलूस जैसे ही यतीम खाना चौराहे से आगे बढ़ा, पुलिस ने उसे बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, मगर पुलिस की मुस्तैदी के सामने इनकी एक नहीं चली और सभी को वहां मौजूद पुलिस वालों ने हटाना शुरू कर दिया। बच्चे हैं, इनको भी समझा बुझा करके हम लोग वापस कर रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या कहीं पे भी नहीं हुई है। हालांकि इस जुलूस और हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए उस इलाके में जैम भी लग गया। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शरद पूर्णिमा के मौके पर एनसीपी पार्षद सचिन दोड़के ने लोगों में मुफ्त में दूध बंटवाया, लेकिन उसे लेने के लिए इतने लोग जुट गए कि उन्होंने कोरोना नियमों को ही ताक पर रख दिया और अपने अपने बर्तनों में दूध भरवाने की उनमें होड़ सी मच गई। उनमें हर कोई ज्यादा मात्रा में और सबसे पहले दूध लेने की जद्दोजहद में एक दूसरे पर गिरता नजर आया। वैसे बटना तो 10,000 लीटर दूध था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शक इस बात का था कि कहीं वो चूक गए।
ये हालात केवल बड़ों के ही नहीं दिखे, उनमें बच्चे भी शामिल दिखे। वो भी अपने घरों से बर्तन लेकर वहाँ पहुँचे, लेकिन किसी को भी ये परवाह नहीं दिखी कि वो इस भीड़ भाड़ में कोरोना की जद में आ सकते हैं। उन लोगों पर तो जुनून सवार था मुफ्त में दूध लेने का। इसके लिए कोई बर्तन लेकर वहाँ पहुँचा तो कोई बाल्टी उठाकर ही घर से चल दिया, और कुछ लोग तो पॉलिथीन में दूध लेने वहाँ पहुँच गए, लेकिन उनमें न दूरी बनाए रखने के नियम को मानने की इच्छा दिखी और न ही भीड़ भाड़ से दूर रहने की, क्योंकि वहाँ सवाल फ्री में दूध लेने का जो था। खबर है कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान हमले करवाने की साजिश पाकिस्तान ने रची है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब में चुनाव के वक्त बड़े हमले करवाने का प्लान तैयार किया है, जिसके लिए ड्रोन के जरिए गोला बारूद और हथियार पंजाब की सीमा में भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को मिले इस अलर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक माहौल बिगाड़ने के लिए राज्य में हिंसा भी भड़का सकते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद पंजाब और चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। जावेद अख्तर ने बिना नाम लिए शाहरुख खान और आर्यन खान का समर्थन किया। मुंबई में किताब के लॉन्च पर गीतकार जावेद अख्तर ने शाहरुख और आर्यन का नाम लिए बिना उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर बॉलीवुड और इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। This is the price film industry has to pay for high profile. अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मजा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा को 50 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है। शिल्पा और राज ने शर्लिन पर बिना सबूत उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है। शर्लिन चोपड़ा ने राज और शिल्पा के खिलाफ 14 अक्टूबर को FIR दर्ज करवाई थी। शर्लिन ने राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म धमाका का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन पत्रकार अर्जुन पाठक की भूमिका निभा रहे हैं। यूपी के कन्नौज में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालात ये हो गई कि बारिश से ओवरफ्लो हुए एक गंदे नाले का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे कई कारोबारियों का लाखों का नुकसान हो गया। यूपी के आजमगढ़ में एक मिठाई की दुकान का फर्श धंसने से हादसा हो गया। यहाँ बारिश के समय एक दुकान में खड़े करीब 10 लोग अचानक से गड्ढे में समा गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। हालांकि घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का निशाना बने बिहार के अररिया के 2 मजदूरों का शव देर रात पटना पहुंचा, जहां बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और सुशील मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनके पैतृक गांव अररिया में दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में भतीजे को पकड़ा तो राजस्थान के शेरगढ़ की कांग्रेस विधायक मीना कंवर ने थाने में हंगामा कर दिया। विधायक के हंगामे का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें मीना कंवर अपने पति और पूर्व विधायक उमेद सिंह के साथ थाने में पुलिस वालों से बहस करती नजर आईं और अचानक अपने पति के कहने पर थाने में ही धरने पर बैठ गईं। धरने पर बैठने के बाद उमेद सिंह ये कहते सुनाई पड़े कि MLA नीचे बैठी हैं और पुलिस वाले कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं विधायक मीना कंवर परिचय देने और मना करने के बावजूद भतीजे के पकड़े जाने से नाराज दिखी। बच्चे सबके पीते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ा बहुत ले लिया, रिक्वेस्ट करी हमने फोन पे। इस दौरान पुलिस वाले उन्हें बार बार कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते दिखे, लेकिन मामले को तूल दे रहे नेताओं पर पुलिस के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और विधायक थाने से शुरू हुए विवाद को लेकर DCP के पास पहुंच गई। और DCP से मुलाकात कर जब उमेद सिंह अपनी विधायक पत्नी के साथ बाहर आए तो उन्होंने अपने भतीजे पर लगे आरोप को गलत बताया और दावा किया कि थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने ही शराब पी रखी थी। आप कह रहे हो कि आपका रिश्तेदार दारू पिया होता, हम कह रहे हैं आपका पूरा थाना दारू पिया होता। भतीजे के मामले को लेकर थाने और अधिकारियों के चक्कर लगाने वाली मीना कंवर इस बात की भी शिकायत करती नजर आईं कि पुलिस वालों ने एक महिला विधायक का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि DCP को जैसे ही शिकायत मिली, मामले की जांच शुरू हो गई। ACP ईस्ट को जांच दी जा रही है, जैसी जांच सामने आएगी हम आपको बताने। बताया गया कि इसकी जांच के नतीजे सामने आने के बाद ये मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ सकता है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी को आग उगलते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो अब तक शांत नहीं हुआ। उस ज्वालामुखी से निकला लावा अब तक करीब 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा चुका है और लगभग 7000 लोग उसकी चपेट में आने के डर से अपना घर छोड़कर वहां से भाग चुके हैं। लेकिन ये ज्वालामुखी है कि उसकी प्यास अब भी शांत नहीं हो पाई।
और वो लगातार आग उगले जा रहा है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें किसी फव्वारे की तरह लावा फूटता नजर आया। दुनिया तो रात होते ही सो गई, लेकिन इस ज्वालामुखी का तांडव अंधेरे में भी जारी रहा। मंजर तो वो भी खौफनाक दिखा, जिसमें ज्वालामुखी में फूटा लावा नदी में जैसे पानी होता है, ठीक उसी तरह जमीन पर बहते हुए समुद्र में मिलने के लिए नीचे की तरफ बहने लगा। न केवल लावा, ज्वालामुखी से काला और सफेद धुआं भी उठता नजर आया। वहाँ से सामने आई कुछ दूसरी तस्वीरों में रात के वक्त उस जगह को देखकर ऐसा लगा जैसे वो आग की चादर पर ही बनी हो। बताया गया कि ज्वालामुखी पर विस्फोट की वजह से ला पाल्मा द्वीप पर रोजाना भूकंप के दर्जनों झटके महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्वालामुखी के फटने से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में नए संविधान के लिए हुए आंदोलन की दूसरी बरसी के जश्न में हुई हिंसा ने रंग में भंग डाल दिया। 18 अक्टूबर 2019 को चिली के तानाशाही के दौर के संविधान के खिलाफ जनता ने बिगुल फूंक दिया था। लोगों की बुलंद आवाज ऐसी बयार लाई कि अब वहां नया संविधान बन रहा है। इसलिए अपनी उस जीत को याद करने के लिए राजधानी सैंटियागो में हजारों लोग जुटे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प शुरू हो गई। पहले उन्होंने सड़क पर लगे बैरिकेड फूंके और फिर वहां आग लगा दी। रात होते होते तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की तो उन्होंने पानी का जवाब आग से दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पेट्रोल बम फेंक दिए। जो उनके हाथ में आया उन्होंने उठाकर पुलिस पर दे मारा। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 260 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम मेडिकल कॉलेज और 180 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम महापरिनिर्वाण मंदिर में 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव की भी शुरुआत करेंगे। कुशीनगर में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ने के बाद वहां हिंदुओं पर हमला और मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, जिसके खिलाफ भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में वीएचपी के ढेरों कार्यकर्ता एक बड़ा सा पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, जिसके जरिए उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की। बांग्लादेश का इतना बड़ा पोस्टर हाथ में लेके वीएचपी के कार्यकर्ता कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू पर आज जुटे हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर से भी ऐसी ही आवाज बुलंद हुई। वहां बंगाली हिंदू संगठन नाम की एक संस्था के लोग इकट्ठा हुए। उनके साथ बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी नजर आए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक दिन पहले ही बीजेपी ने पूरे बंगाल में मार्च निकालकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी और अगले दिन भी ये सिलसिला जारी रहा। वैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके विरोध में भारत के अलावा कई और देशों में भी प्रदर्शन हुए। इस्कॉन ने एक दिन पहले ही यूएन को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की अपील की थी और अगले ही दिन इस्कॉन के लोग अमेरिका की सड़कों पर उतर आए और हरे राम हरे कृष्णा बोलकर अपना विरोध जताने लगे। हरे राम 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 हरे हरे। रूस से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पता चला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू समुदाय पर जो अत्याचार हुआ उस पर इस्कॉन भारत की दखलंदाजी चाहता है और खबर है कि उसने एक दिन पहले मांग की थी कि भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में बांग्लादेश की पीएम से बात करें। भारत की सियासी पार्टियां भी इस मामले में एकजुट दिखी और बीजेपी ने दो टूक कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की हक की लड़ाई में जो मुमकिन होगा वो करेगी। जहां पर भी कमजोर तबका है उसकी सुरक्षा भारत का समावेशी संकल्प है और सबकी जिम्मेदारी है। ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इस मामले में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी दोनों की राय एक जैसी ही नजर आई। भारत सरकार को वहाँ के प्रधानमंत्री पर यह दबाव बनाना चाहिए कि ये जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खुलकर आलोचना की। इस तरीके की वारदात वहाँ के हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं तो हम सबको मिलकर उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। 13 अक्टूबर के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, जिसके बाद ढाका में भी प्रदर्शन हुआ था। अमेरिका के टेक्सास में एक विमान उड़ान भरने की कोशिश करने के समय ही क्रैश हो गया। बताया गया कि इस विमान ने ह्यूस्टन एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, जिसमें 21 यात्री और चालक दल के 13 मेंबर सवार थे। खबर है कि उन्हें विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
जिसके बाद उस विमान से आग की लपटों के साथ धुआं उठता नजर आया। हादसे के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि विमान का पिछला हिस्सा आग की जद में आने से बच गया, लेकिन विमान के बाकी हिस्से का लपटों ने नामो निशान मिटाकर रख दिया। This plane was actually attempted to take off, never was able to take flight. जहां वो विमान गिरा वहां राख ही राख बिखरी दिखाई दी, जबकि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी जान लगा दी। वो लगातार पानी से आग को बुझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन तब तक वो आग विकराल रूप ले चुकी थी। बताया गया कि इस हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसका इलाज जारी है। भारत और इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने क्वाड की तर्ज पर फोरम बनाने का फैसला किया। न्यूज़ 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि चारों देश मिलकर क्वाड जैसा फोरम बनाएंगे। इस फोरम का मकसद होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन समेत समुद्री सुरक्षा पर फोकस करना। माना जा रहा है कि इस फोरम की वजह से मध्य एशिया में भारत की भूमिका अहम होगी। साथ ही मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में भी भारत कामयाब हो सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल के दौरे पर हैं और इसी दौरान यह फैसला लिया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि इजरायल भी ये चाहता है कि मध्य एशिया में भारत की ताकत बढ़े। बरेली में भारी बारिश से पुलिस चौकी पानी में डूब गई। यूपी के बरेली में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। हालात ये हैं कि मूसलाधार बारिश से भरे पानी में पुलिस चौकी तक डूब गई, जबकि मिट्टी का कटान होने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा अगले आदेश तक ट्रेन की आवाजाही भी रोक दी गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक इनामी खूंखार नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अमरोहा में डेंगू का कहर जारी है। वहां 2 दिन में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 156 लोग बीमार हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक चॉकलेट में कीड़े निकलने का मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग ने दुकान और चॉकलेट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। यूपी के गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में बन रहे एक फ्लाईओवर के 2 पिलर के बीच का सेगमेंट गिरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। गनीमत रही कि रात को इस हादसे के वक्त निर्माण बंद होने की वजह से कोई भी पुल की चपेट में नहीं आया। आईसीएसई ने 10वीं और आईसीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने का ऐलान कर दिया। आईसीएसई ने एक आदेश जारी कर दोनों क्लास की पहली सेमेस्टर की एग्जाम पोस्टपोन करने की घोषणा की। झारखंड के धनबाद के सरकारी अस्पताल से एक दिन का नवजात बच्चा चोरी हो गया, जिसकी तस्वीरें अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 महिलाएं नवजात को लेकर भागती नजर आई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बच्चा चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। इस बीच बादल फटने का वीडियो वायरल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज शाम उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है, तो उत्तराखंड आज शाम पहुंचेंगे और उत्तराखंड में हालात का जायजा लेंगे, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में बारिश हुई है, कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, कई लोगों की मौत हुई है और कई इलाके इस वक्त उत्तराखंड की बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी हालात का जायजा लिया था और अब खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाने वाले हैं, हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि जो उत्तराखंड में स्थिति है उसको लेकर के वो व्यथित हैं और अब खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, आज शाम को वो पहुंचेंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, जो उत्तराखंड में इस वक्त स्थिति है, कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ा है, हालात का जायजा लेने अमित शाह उत्तराखंड जा रहे हैं। जी, आज शाम गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाएंगे। वहां पर उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री और राहत बचाव की जो टीमें हैं वहां के नुमाइंदों के साथ बैठक करेंगे और कुल मिलाकर ये समीक्षा करेंगे कि बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहा है और केंद्र सरकार से कैसे सहयोग की जरूरत है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, कल सुबह गृह मंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे, प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे और दौरा करेंगे। तो कुल मिलाकर जब से यह प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है, लगातार केंद्र सरकार उनके संपर्क में है और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का आज और कल उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा है। बिल्कुल अमित, हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी ने भी सर्वेक्षण किया था, आज वो हल्द्वानी से रवाना होने वाले हैं और ऐसे में जो उत्तराखंड की स्थिति है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जिनका संपर्क कट चुका है। पिछले 35 सालों में सबसे बड़ी बारिश इस सीजन में उत्तराखंड में आई है और
सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर में 6 एनडीआरएफ की टीमें हैं। राज्य में कुल 15 एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम भी काम कर रही है। तो बेहद संजीदगी से जो बचाव और राहत कार्य की टीम वहां पर काम कर रही है। 27 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ 300 से भी ज्यादा लोगों को बचाया गया है और लगातार राहत बचाव कार्य की जो एजेंसियां हैं वह सक्रिय हैं। और कल मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित था, वह भी स्थगित हो गया था और सब लोग बचाव कार्य में जो है संबंधित एजेंसी। ठीक है अमित, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने से हालात बेकाबू हो गए। पीलीभीत के आसपास तो तबाही का मंजर नजर आया। वहां कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और पानी लोगों के घरों तक घुस गया। घुटने तक भरे पानी में उनके घरों का सामान भी बर्बाद हो गया। पीलीभीत के लोगों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के शारदा बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ये हालात पैदा हुए। डैम से निकलता पानी आबादी वाले इलाकों के लिए मुसीबत बन गया। वहां पूरे के पूरे गांव ही पानी में समा गए। कुछ कच्चे मकानों की तो दीवारें भी इसके आगे टिक नहीं पाई। तो वहीं खेती किसानी के सामान को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया। सड़कों पर बहते सैलाब की वजह से जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क भी शहरों और बाकी गांवों से पूरी तरह टूट गया। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी शाहरुख खान की बेटी आर्यन की जमानत पर आज मुंबई के सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट आज तय करेगी कि आर्यन खान बेल पर बाहर आएंगे या फिर अगले और कुछ वक्त तक उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए रिजर्व कर दिया था। ऐसे में आज कोर्ट ये फैसला दे सकती है कि आर्यन जेल में ही रहेंगे या फिर जमानत मिलने की उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आर्यन पिछले 17 दिन से सलाखों के पीछे हैं। 2 अक्टूबर को ड्रग्स क्रूज केस में एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार कर लिया था। कोरोना पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ कि राजस्थान के कई जिलों में डेंगू का कहर शुरू हो गया। बताया गया कि डेंगू, जिसे डेंगू भी कहा जाता है, इसने अब तक 10 लोगों की जान ले ली। मरीजों की संख्या बढ़ने से राज्य के सरकारी अस्पतालों पर जबरदस्त दबाव बढ़ गया और राज्य के बाकी हिस्से के साथ साथ राजधानी जयपुर के अस्पतालों में भी मरीजों की भारी भीड़ दिखी। हालत यह हो गई कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए और लोग इलाज के लिए परेशान होते दिखे। बेड का संकट है और मरीज काफी परेशान है क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही है। जयपुर जैसा ही हाल बाड़मेर का दिखा, जहां बीते 2 महीनों में डेंगू के करीब 270 मरीज मिले। मरीजों के इस तरह बढ़ने से बाड़मेर के जिला अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 2-2 बच्चों को भर्ती करने की नौबत आ गई। इस बार डेंगू मच्छरों के निशाने पर बच्चे कुछ ज्यादा ही रहे। लगभग 50% लोग ऐसे हैं कि जिनका डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। हर जगह अस्पतालों में जितने मरीज भर्ती हुए उससे ज्यादा मरीजों की भीड़ ओपीडी में नजर आई। ज्यादातर मरीजों में शुरुआत में बुखार और दूसरी मौसमी बीमारियों के लक्षण मिले। लेकिन डेंगू या डेंगू के लगातार बढ़ रहे मरीजों के बावजूद कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। बाड़मेर की ही तरह भरतपुर में भी डेंगू का प्रकोप दिखा और प्रशासन को ये पता होने के बावजूद कि फॉगिंग मशीन से ही डेंगू के मच्छरों से निपटा जा सकता है, दर्जन भर फॉगिंग मशीनें जिला मलेरिया प्रयोगशाला में खराब होकर कबाड़ में बदलती दिखी। लापरवाही का आलम कुछ इस कदर है कि जो मशीनें हैं फॉगिंग की वो खराब अवस्था में पड़ी हुई हैं। जब डेंगू के बढ़ते मामलों ने तूल पकड़ लिया तब स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी और आनन फानन में जयपुर से मैकेनिक को बुलाकर इन मशीनों को ठीक कराने का काम शुरू हुआ। बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग के लिए कई मशीनें ठीक कर ली गईं। लेकिन डेंगू से निपटने के काम में इतनी देरी हुई कि इसे बेकाबू होने से रोक पाना मुश्किल हो गया। नतीजा आंकड़ों के रूप में सामने है, जिनके मुताबिक इस मौसम में राजस्थान में डेंगू से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य में एक महीने में करीब 6,500 मरीज सामने आए। बताया गया कि यह आंकड़ा बीते साल से 5 गुना ज्यादा है और इसी वजह से ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में खाली बिस्तर नहीं बचे, जिससे सरकार को बीमारी की गंभीरता का एहसास हुआ। जिसके बाद सरकार ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी और डेंगू से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा सरकार 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अभियान चलाएगी, जिसका मकसद राजस्थान को डेंगू मुक्त करना है। डेंगू के खिलाफ और मौसमी बीमारियों के खिलाफ विशेष अभियान विभाग के द्वारा चलाया जाए। उसके अलावा सभी जिलों में और स्टेट लेवल पे 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करे। यूपी के बदायूं से रोंगटे खड़े करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक ट्रक और कार के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई।
बताया गया कि कार में सवार लोग शादी समारोह से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें दुल्हन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सका। ये टक्कर कितनी भीषण थी, इसका इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार के ड्राइवर और उसमें बैठी दुल्हन को बाहर निकालने में सबके पसीने छूट गए। जब तक उन्हें निकाला गया तब तक सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई उसके अगले हिस्से को नुकसान पहुँचा। यमन के मारिब प्रांत के लिए कई महीनों से छिड़ी कब्जे की लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती जा रही। अभी मारिब है यमन की सुन्नी सरकार के हाथ और उसे हथियाने के लिए ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोही आर पार की लड़ाई में उलझे हुए हैं। लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर यमन के सैनिक भी साफ कर चुके हैं कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। हूथी विद्रोहियों को नाकों चने चबवाने के लिए यमन की सेना के लड़ाके मशीन गन से लेकर बम तक बरसाते दिखे। उन्होंने ताबड़तोड़ इतने विस्फोट किए कि उनकी कान फाड़ आवाज ने वीरान इलाके में पसरे सन्नाटे तक को चीर दिया। देखते ही देखते हूथी विद्रोहियों के ठिकाने मिट्टी में मिल गए और वो जान बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह भागते नजर आए। 2014 से यमन, वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है और मारिब यमन का वो अहम प्रांत है जहां तेल के कुओं का भंडार है, इसीलिए हूथी विद्रोहियों ने उस पर धावा बोला हुआ है। यूपी के पीलीभीत से बारिश की वजह से बढ़े पानी में फंसे कुछ दूध बेचने वालों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पिछले 2 दिन से पेड़ पर चढ़े 6 लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पीलीभीत में ये लोग लोगों के घरों तक दूध बांटने का काम करते हैं, जिसके लिए इन्हें नदी पार करनी पड़ती है। लेकिन बारिश से नदी का जलस्तर अचानक से इतना बढ़ गया कि जान बचाने के लिए इन लोगों को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी अभी तक इन्हें प्रशासन से मदद नहीं मिली है, जिसके बाद इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर अपने परिवार के साथ साझा किया, जिसके बाद से अपने बच्चों को नदी के बीचों बीच फंसे देखने के बाद घर वालों का भी बुरा हाल है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक लड़की अपने ही नाबालिग भाई की हत्या के इल्जाम में पकड़ी गई। आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना वाली जगह पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि 12 साल के भाई की हत्या उसकी ही नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी, क्योंकि भाई ने अपनी बहन और उसके दोस्त को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी घर वालों को देने की बात कही। बताया गया कि इसी बात को दबाने के मकसद से दोनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। बेटी के इस कदम से माता पिता भी हैरान रह गए और उनके घर पर मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया। लड़की ने और वो जो आरोपी है वो दोनों ने स्कार्फ से उसको गला दबा के उसकी हत्या की। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि चोट लगने से हुई मौत की दलील देकर उसे आरोपियों ने गुमराह करने की भी कोशिश की थी। यूपी के भदोही से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मजदूरी न मिलने की वजह से एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसके ऐसा करते ही सारे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लालचंद नाम के मजदूर ने आरोप लगाया कि वो ग्रामीण पेयजल परियोजना में पिछले 5 सालों से फिटर का काम कर रहा था, लेकिन उसे पैसों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसी से खफा होकर वो जान देने के इरादे से पानी की टंकी पर चढ़ा। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही वहां मौजूद पुलिस के जवानों के समझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। अमेरिका में अमेज़न को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने अमेज़न को आखिरी चेतावनी दी है, जिसके बाद अमेज़न के खिलाफ वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट को आपराधिक जांच की सिफारिश की जाएगी। ये मामला अमेज़न के खिलाफ लगे उन आरोपों से जुड़ा है जिनके मुताबिक कारोबार करने के लिए अमेज़न गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है और आरोप है कि अपने विरोधियों के उत्पादों और उनके काम के तौर तरीकों की जानकारियां अमेज़न गलत तरीके से जुटाती है, जिनका इस्तेमाल बाजार से कंपटीशन को खत्म करने के लिए किया जाता है। यह मामला 2019 से चल रहा है, लेकिन जांच कर रही कमेटी अमेज़न के जवाबों से अब तक संतुष्ट नहीं है। इसीलिए नई चिट्ठी में अमेज़न के अधिकारियों को 2 टूक कहा गया कि वो दोबारा सही जानकारी कमेटी के सामने दें और अगर ऐसा नहीं होता है तो संसदीय कमेटी के सामने झूठ बोलने और गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए आपराधिक जांच की सिफारिश की जाएगी। के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से जीत की शुरुआत की।
के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में जीत के साथ शुरुआत की। उन्होंने बी साई प्रणीत को 21-14, 21-11 से शिकस्त दी। दिल्ली पुलिस ने एक एनआरआई महिला से करीब 1.25 करोड़ की जालसाजी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर इस महिला के एफडी के पैसे निकाल लिए थे। फर्जी कंपनी बनाई फरीदाबाद में, फिर उस पैसे को, जो कि कनिका गिरधर का पैसा था, उसको उन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया। पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने डेनमार्क ओपन के अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ शुरुआत की। मुंबई महानगर पालिका के 2022 में होने वाले चुनाव से पहले शिवसेना ने दावा किया कि बीजेपी के कई नगर सेवक उसके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पक्षाची ही मंडळी